बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, मैं नहीं अब घर का खर्चा पूरा कर सकता। आप जानती हैं कि कितनी महंगाई है, और फिर मेरी बीवी भी उम्मीद से है। आपको इल्म ही है कि आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है। मुझे अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए भी रकम जमा करनी है, और फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल कर आते हैं। मैं आपका जितना कर सकता था कर दिया है, अब मेरी तरफ से माजरत है। अम्मी तो भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हक्का बक्का ही रह गई थी। वो बोली, वकार, तुम ये क्या कह रहे हो? जानते हो ना कि हम माँ बेटी के इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगी? भाई ने कंधे उचका दिए थे और बोला, मुझे नहीं है कि अब आप क्या करेंगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूं। नहीं तो आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी परवाह है। अम्मी बोली, वकार, मुझ बेवा माँ का ख्याल नहीं है तो अपनी यतीम बहन का ही एहसास कर लो। तुम हमारे साथ यूं पेश ना आओ। अम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो कहने लगी, वकार, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी अम्मी हमें सुकून से जीने नहीं देंगी। ये बहुत ढीठ है। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बयान कर दी है, मगर मजाल है जो इन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लगी हैं। वकार भाई कहने लगा, हाँ उस्मा, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम ही घर से निकल जाएंगे। अम्मी झट से उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, नहीं नहीं वकार, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते तो ना दो, मगर घर से मत जाना। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक मर्द मौजूद है जिसके बाइस मेरी बेटी महफूज रहेगी। कोई मैली आंख नहीं डाल सकेगा मेरी बेटी पर। भाई कहने लगा, अम्मी देख लें, आपके पास वक्त है, सोच लें, आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं। इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मैं अम्मी के पास आकर बैठ गई। अम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज में बोली, इन दोनों मियाँ बीवी को घर से निकालकर बाहर फेंक दें। ये घर आपके नाम पर है। ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्च निकलता जाएगा। तो फिर हमने इनको क्या करना है? अम्मी ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया था। वो कहने लगी, निदा, तुम्हें मेरे सर की कसम है, खामोश हो जाओ। ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, मगर अम्मी की वजह से चुप कर गई थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से इस बात का इल्म था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से बड़ा चिढ़ती थी। उसका बस नहीं चलता था कि वो हमें इस घर से ही निकलवा दे। अब्बू जब हयात थे उस वक्त भी भाभी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़े डाले थे। भाई हर बार अपनी बीवी की साइड लेता था। तब अब्बू कहते कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये दोनों मियाँ बीवी तुम लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। अब्बू बड़े दूरंदेश किस्म के शख्स थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का इल्म हो चुका था, और यह भी पता चल गया था कि उनके बाद हमारे साथ क्या सलूक होगा। अब्बू के इंतकाल को महज 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे आंखें फेर ली थी। उन्होंने अम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। अम्मी ज़ियाबितिस और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। उन्हें रोज़ की बुनियाद पर गोली खाने की ज़रूरत पड़ती थी, मगर जब भाई ने पैसों से हाथ खींच लिया तो अम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दी थी। उसकी वजह से अम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं थी। भाई ने तो पहले ही आंखें माथे पर रख ली थी, और अब वो हमारे खाने पीने के खर्च से भी दस्तबरदार हो रहे थे। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो वो अपना किचन अलहदा करना चाहते थे, अपनी बीवा माँ और यतीम बहन से, जिनका कमाने वाला कोई नहीं था। भाई ही हमारा वाहिद आसरा था। अम्मी बेहद परेशान थी। वो चुपचाप आंसू बहाए चली जा रही थी। मैंने उनको बार बार दिलासा दिया था, मगर मेरे हर दिलासे पर वो मुझसे यही सवाल करती थी कि हमारा क्या होगा निदा, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। मैं भी चुप कर जाती थी, क्योंकि अम्मी के सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। शाम तक हम माँ बेटी अपनी ही परेशानी में खोई रही थी। जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े रोब से बोली, आज कोई किचन में दाखिल होगा कि किसी की मैयत पड़ी है यहाँ, जिसका सोग मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं उम्मीद से हूँ। 6ठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरत को वैसे ही भूख बहुत लगती है, और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। अम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई थी। मैंने अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैं बोली, भाभी, जब हमने कुछ खाना नहीं है तो पकाना क्या? हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी लें,
और ना ही गंदुम है जिससे अपने लिए रोटी बना सके। एक भाई था हमारा, वो भी आपने हमसे छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगी? आप अपने लिए और अपने शौहर के लिए खाना बनाएं और खाएं, हमें तंग न करें। भाभी बोली, निदा, तुम तो बहुत ही बदजबान और बदलिहाज हो। अगले घर जाकर तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द तलाक लेकर हमारे सरों पर वापस आकर बैठ जाओगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज्यादा बदलिहाज हूं या आप। आपको इतनी भी शर्म हाया नहीं आई कि आपने किस तरह एक मां से उसका लखते जिगर, उसका बेटा छीन लिया है। उस वक्त से डरे जब अल्लाह आपकी कोख से आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी चलती जबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर में दाखिल हो चुका है। उसने जब मेरे अल्फाज सुने तो वो खुद पर काबू न रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मैं थर थर कांपने लगी थी क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागती हुई कमरे में चली गई थी। अम्मी भी मेरे पीछे ही आ गई थी। अम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। वो कहने लगी, निदा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के अल्फाज अपने मुंह से निकाले ही क्यों? तुमने मेरे पोते को बद्दुआ क्यों दी? तुम्हारा गिला शिकवा भाभी से था, उस नन्ही मासूम जान से तो नहीं था ना, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। तुम उसी को बद्दुआएं देने लग गई। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं भागकर अम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, मुझे नहीं पता चला कि मेरे मुंह से ये अल्फाज कैसे निकल गए। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। मैं उस छोटे बच्चे को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को अल्लाह के अजाब से डरा रही थी। मैं चाहती थी कि वो डर जाए और हमारे साथ ऐसा रवैया ना रखें। आपको तो इल्म है ही कि उन्होंने ही भाई को हमारे खिलाफ किया है। मैं चाहती थी कि जैसे उन्होंने भाई को हमसे बदजन किया है, इसी तरह भाई का दिल हमारी तरफ से साफ भी कर दे। मुझे कहाँ इल्म था कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। अम्मी तो पहले ही बहुत दुखी दिल थी, आज वो भी मेरे गले लगकर रोती रही थी। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, अम्मी, अगर ये रोना धोना खत्म हो गया हो तो किचन में चली जाए। मेरी बीवी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दे। अम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहने लगी, हाँ हाँ वकार, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। अम्मी ने मुझे छोड़ा और कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे लगा कि शायद उन लोगों का दिल मोम हो गया है जो बज़िद हैं कि खाना अम्मी ही बनाएंगी। इसका यही मतलब था कि खाना 2 लोगों के लिए नहीं बल्कि 4 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लगने लगी थी। मैं कमरे में अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही ख्वाफ था कि कहीं भाई मुझे फिर से न मारने लगे। मुझे अम्मी का इंतजार था कि वो कब कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी। यूं ही इंतजार करते करते रात के 9 बज गए थे। जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो मैं जल्दी से उठ बैठी थी, मगर ये देखकर तो दंग रह गई कि अम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, अम्मी, मेरा खाना कहाँ है? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटा, सारा दिन मजदूरी करती रही हूं किचन में, खाना तो मुझे भी नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा। इतना काम अगर मैं किसी गैर के किचन में जाकर करती तब भी वो मुझे 2 रोटी और सालन का प्याला जरूर देता, मगर ये अपने लोग हैं, तुम जानती हो ना कि अपनों के ज़मीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर अम्मी के पास आ गई थी। मैं बोली, अम्मी, आपको भूख लगी है? अम्मी ने सर हिला दिया था और ये देखकर तो मेरा कलेजा ही कटकर रह गया था। मैं बोली, अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं अभी इंतज़ाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो अम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है अम्मी? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें मालूम है ना, जब तक एक मर्द किसी घर में होता है वहाँ की औरतें महफूज होती हैं। अगर घर में मर्द ना हो तो दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी तो बहुत बनाते हैं ना। इसीलिए मेरी बेटी, कोई ऐसी वैसी हरकत न कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर ये घर छोड़कर चला जाए। मैं बोली, अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको मज़ीद दुख नहीं दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई थी। शुक्र था कि सहन खाली पड़ा हुआ था। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा बजाया था। आंटी नसरीन मेरी अम्मी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, क्या बात है बेटी, खैर तो है?
तुम इस वक्त हमारे घर कैसे आ गई? मैं बोली, आंटी अम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आपके पास थोड़ा सा खाना मौजूद है तो मुझे दे दें। आंटी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा, भाई ने मेरी और अम्मी की कफालत करने से इनकार कर दिया है। अम्मी आज सारा दिन किचन में काम करती रही हैं, इसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटी बना कर दी और सालन दिया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई थी। अम्मी को खाना दिया तो वो भी बेइंतहा खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटी, तुमने बिला वजह हाथ फैलाया। मेरा दिल नाराज़ है कि तुम्हें मांगना पड़ा है। मैंने तो कभी तुम लोगों को मांगना सिखाया ही नहीं है। मैं बोली, अम्मी, जब अपने बेगैरत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मी कहने लगी, निदा, मुझे तुम्हारी ज़बान से बहुत डर लगता है। तुम ज़रूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करोगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम भी उसके नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी ये बातें मुझे तकलीफ में मुब्तला करती हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये बातें सुन सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप कर गई थी। अगली सुबह नसरीन आंटी हमारे घर आई थी। उन्होंने अम्मी के हाथ पर 5,000 का नोट रख दिया। अम्मी ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया तो आंटी नसरीन ने अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा है तो मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। अम्मी वो पैसे लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्होंने पकड़ ही लिए थे। अम्मी ने आंटी नसरीन से वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनके पैसे उन्हें वापस लौटा देंगी। आंटी नसरीन ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसको कबूल कर लो। अम्मी खामोश हो गई थी। फिर आंटी के जाने के बाद अम्मी बाजार से आटा और कुछ सब्जियां वगैरह ले आई थी। अम्मी ने अपना खाना बना लिया था और अब भाभी भूखे कमरे में पड़ी उस इंतज़ार में थी कि कब खाना बनेगा और ट्रे में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैंने आज अम्मी से कह दिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज़ बनाकर नहीं देंगी। अम्मी कहने लगी, निदा, मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो? मैंने भी अम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। मैंने कहा कि अगर आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूं किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत गैरतमंद था, आप उसकी बीवी हैं। आप अपने आप को इस तरह पस्त ना करें कि लोग आपको कुचल कर गुजर जाएं। अम्मी खामोश हो गई थी। जाहिरी बात है उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, मगर चूंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी इसीलिए वो चुपचाप कमरे में बैठी रही थी। मैंने उठकर कमरे की कुंडी चढ़ा ली थी। हम दोनों माँ बेटी ने पेट भर कर खाना खाया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा गुजरा था कि किचन में से बर्तनों के खटकने की आवाज़ें आने लगी थी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी? अब जो मैं खाना देखने गई हूँ तो कुछ भी वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। अम्मी कहने लगी, मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्जियाँ वगैरह लेकर आई थी, वही हमने बनाकर खा ली है। तुम भी अपने शौहर की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को इल्म है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं काम नहीं कर सकती, फिर मुझसे किस चीज़ की जिद लगा ली है? मैं भी बोली, अगर आपकी ये हालत है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता कि आपको इस हालत में अल्लाह से डरना चाहिए? अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, अम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आए। अम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया कि आप दरवाज़ा मत खोलिएगा, मगर भाई ने इस कदर शोर डाला कि अम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ गया था। अम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। कहने लगा, मुझे इल्म है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत है ही नहीं कि वो अपनी बहू के साथ जिद करे। ये तुमने ही मेरी माँ को बहकाया है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते शख्स के साथ तुम्हारा निकाह करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी थी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बीवी के नीचे लग गए। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना बेगैरत भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले? इससे तो अच्छा है कि आप ये घर छोड़कर चले जाते, मगर आप में गैरत कहाँ है? आप तो बेगैरत हैं।
मेरी ये बात सुनकर भाई ने एक बार फिर से मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि अम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही थी। मैं गुस्से से बोली, अम्मी आप मेरे हक में क्यों नहीं बोलती? लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैंने अपना छोटा सा बैग निकाला और घर से बाहर निकल गई थी। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी आ रही थी। वो भी रो रही थी। कहने लगी, देखा ना, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गई हैं। हम कहाँ जाएंगी? मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जो आप छोड़कर आई हैं वो आपके शौहर का था। वो मरने से पहले आपके नाम पर लगा कर गया है। उनको घर से निकाल दें और आप अपने घर में जाकर बैठें। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ चली जाऊंगी। अम्मी कहने लगी, मैं अपनी जवान जहाँ बेटी को यूं ख्वार होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बताओ, तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो? मैंने जवाब ना दिया तो अम्मी रोने लगी थी। कहने लगी, या अल्लाह, इस जिंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से अम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। फिर अम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है? मैं बोली, मैं खाला के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। कहने लगी, मैं इतने गमों में उलझी हुई हूँ कि अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो शुक्र है तुम उसके घर जा रही हो, हमें अपने घर में अमान दे देगी। अब हम दोनों माँ बेटी खाला के घर पर चली गई थी। मेरी खाला दूसरे शहर में रहती थी। वो बहुत ही नफीस सी तबीयत की मालिक थी। हमने उनके घर जाकर अपने सारे हालात बता दिए थे और खाला ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दे दी थी। खालू भी अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमारे आने पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया था, बल्कि वो तो कह रहे थे कि ये आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी रहें, जो चाहे मर्जी खाए पिए। खाला एक नर्स थी। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए तो उन्होंने मुलाजमा रखी थी। यहाँ मैं और अम्मी बहुत चैन से रह रही थी। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे जब खाला की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी थी। अम्मी उनकी वजह से बहुत अफसुर्दा थी। खाला ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसमी बुखार है, जल्द उतर जाएगा। मगर खाला को इस बात की परेशानी थी कि उन दिनों अस्पताल में बहुत ज़्यादा रश था और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। खाला को कह दिया गया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझें कि इस मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगी। खाला मुलाजमत छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी कोई और औलाद नहीं थी। वो कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लगा रहता है, घर में रहकर तो दीवारों को तक तक कर मैं पागल हो जाऊंगी। वो परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो आपकी जगह पर मैं अस्पताल चली जाया करूंगी। खाला को मेरा मशवरा अच्छा लगा था। वो कहने लगी, ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अगर वो इजाज़त दे दें तो तुम चली जाया करो। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उसने इजाज़त दे दी थी, क्योंकि खाला की तबीयत सच में ख़राब थी। वो अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में भी किसी की ज़रूरत थी। यूँ मैं अस्पताल जाने लगी थी और तब मुझे खाला ने एक बात कही थी। वो कहने लगी, निदा, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और न ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने खाला की बात को पल्लू से बांध लिया था और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर नर्स थी जो मुझे काम बता दिया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था क्योंकि मैं इस काम में न तजुर्बाकार थी। बस मुझे मरीजों का ख्याल रखने की ताकीद की जाती थी और जैसे किसी मरीज की हालत बिगड़ने लगती मैं वहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। यूं ही बड़े दिन गुजर गए थे। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम बड़ी उदास सी रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। न जाने आज मेरा दिल कैसे दुखा हुआ था कि मैं खुद पर काबू ही ना पा सकी और अपने सारे गुज़िश्ता हालात उसके सामने खोल कर रख दिए थे। वो उदास हो गई थी। कहने लगी, तुम भी अपने लिए छोटी मोटी मुलाजमत ढूंढ लो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। बल्कि ऐसे क्यों ना करें कि जब तक तुम्हारी खाला अस्पताल नहीं आ जाती तुम थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैं बोली, ये कैसे मुमकिन है? वो कहने लगी, तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें इजाफी पैसे दूंगी, वहाँ की मासी छुट्टियों पर है। मैंने उस नर्स की ऑफर कबूल कर ली थी, मगर मैंने ये बात खाला से छुपा ली थी। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती और नर्स की हिदायत के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक आती।
बदले में वो मुझे हज़ारों रुपए देती थी। यूं ही एक हफ्ते में मैं 18,000 रुपये जमा करने के काबिल हो चुकी थी। मैं बेइंतहा खुश थी कि ज़रा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते हैं। मगर मैं ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर इन थैलों में ऐसा क्या होता है कि वो नर्स मुझे सबसे छुप कर काम करने को कहती थी। रोज़ बरोज़ मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठा रही है। वो बड़ी सी खूबसूरत स्याह गाड़ी थी। वो कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी सी नहीं है जितनी मुझे लग रही है। ज़रूर इसमें कोई राज पोशीदा है। तो तजस्सुस से मजबूर होकर इस बार खुद थैली खोल कर देखी, पर जान निकल गई, क्योंकि उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी अद्वियात और टीके वगैरह डाले हुए थे। ये एक सरकारी अस्पताल था और यहाँ पर गरीब गुरबा का मुफ्त इलाज किया जाता था। मगर कुछ दिनों से अस्पताल में ये खबर उड़ रही थी कि यहाँ की अद्वियात और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर्स का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी अद्वियात ख़त्म हो रही हैं। अब मैंने देखा था कि अद्वियात चूँकि कम पड़ गई थी तो अस्पताल की जानिब से फ्री नहीं दी जा रही थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दे दी जाती थी जिस पर अद्वियात वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रही थी। अब मैं सारा खेल समझ गई थी। ये नर्स मुझसे गैर कानूनी काम करवा रही थी और ये अद्वियात और इंजेक्शंस बाहर फेंकवा देती थी, जो कि एक गाड़ी आकर ले जाती। यकीनन वो ये अद्वियात किसी दूसरी जगह पर फरोख्त करके लाखों रुपए कमा रही थी। उसकी वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं इस गैर कानूनी काम में उस नर्स का साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं उसका ये राज फाश करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर के पास चली गई थी। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पहले तो ये बात मानने से ही इनकार कर दिया था। फिर जब मैंने उसे सबूत दिया तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया था और मुझसे कहा कि अभी ये बात तुम हरगिज़ मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवाऊंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। जब नर्स ने मुझे कचरे वाली थैलियां फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था। उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से अद्वियात और इंजेक्शन वगैरह बरामद करके उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था। चूंकि मैंने डॉक्टर्स की मदद की थी और सरकारी अद्वियात की गैर कानूनी फ़रोख्त के धंधे को बेनकाब कर दिया था, इसीलिए मुझे हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए इनाम में मिले थे और साथ ही साथ मुझे नर्सिंग की फ्री क्लासेस भी देने की ऑफ़र की थी। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने ये बात जब खाला और अम्मी को बताई तो वो भी खुश हो गई थी। फिर अम्मी ने कहा कि अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से गुजारा कर सकेंगी। अब तो खाला भी ठीक हो गई थी, इसीलिए वो वापस अस्पताल जाने लगी थी। हम माँ बेटी अपने घर वापस आ गई थी। मुझे मेरे शहर में नर्सिंग की फ्री क्लासेस दी जाने लगी थी। भाई और भाभी हमारी आमद पर सख्त परेशान थे। भाभी के तो आखिरी अयाम चल रहे थे, मगर उन दिनों में भी वो हमारे साथ ज़बान लड़ाने से बाज नहीं आती थी। लेकिन चूंकि अब मैं अपना काम करती थी तो मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं रही थी। अम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि वकार, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। भाई तो ये बात सुनकर घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घरों के किराए देना आसान बात नहीं है। इसीलिए वो मासूम से बन गए थे और अम्मी से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने पहले ही घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसीलिए रचाया था ताकि उन्हें हमारा खर्च न बर्दाश्त करना पड़े, जबकि उनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। कुछ अरसे बाद मैं अपना कमाने लगी थी तो भाई और भाभी मेरे सामने पीछे चले जाते थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी मनफी चीज़ की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करे और हम उसे माफ़ कर दें तो ये उस पर एहसान नहीं होता, बल्कि ये हमारा खुद पर ही एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को मनफी ख्यालात से दूर कर लेते हैं। मेरी अम्मी ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया था और मैंने भी। अब घर में एक काम करने वाली रख ली है जो घर के सारे काम काज कर जाती है। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा शर्मिंदा सी फिरती हैं। वो तो हमसे नज़रें मिलाने की भी काबिल नहीं है। खैर, मैं और अम्मी अब अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं और हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।